Hello everyone, welcome to Topper's Notes. I'm Rashmi and let's begin with today's current affairs. हमारा पहला आर्टिकल है कि हमारे प्रधानमंत्री ने पट्टचित्रा पेंटिंग को प्रमोट करने में भाग्यश्री साहू के एफर्ट्स का उदाहरण दिया। ये उन्होंने उदाहरण दिया अपने आज के मन की बात प्रोग्राम में। एंड ये जो भाग्यश्री साहू है ये एक इंजीनियरिंग की स्टूडेंट है, ये राउरकेला उड़ीसा से हैं। एंड इन्हें पट्टचित्रा पेंटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। इन्होंने कई सारे सॉफ्ट स्टोन्स एंड बॉटल पर भी ये पेंटिंग करी है। अब देखते हैं इस पट्टचित्रा पेंटिंग के बारे में। बेसिकली ये दो वर्ड से मिलकर बनी है, एक पट्ट और एक चित्रा। पट्टे का मतलब होता है क्लोथ्स एंड चित्रा का मतलब होता है पिक्चर। ये किसी कपड़े के टुकड़े पर की जाने वाली पेंटिंग है। एंड ये बेसिकली वेस्ट बंगाल और उड़ीसा स्टेट से बिलोंग करता है ये पट्टचित्रा आर्ट। हमारा अगला आर्टिकल है कि आर्मी स्टाफ के वाइस चीफ के रूप में अपॉइंट किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती को। ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एंड लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के एलुमनाई हैं, पूर्व छात्र हैं। एंड साथ ही में लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती को 12 जून 1982 को राजपूत रेजिमेंट में कमीशन किया गया था। एंड ये इन्होंने जगह ली है लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सैनी की, जो कि 31 जनवरी 2021 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। हमारा अगला आर्टिकल है कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने आसियान इंडिया हैकाथॉन के इनॉग्रल सेरेमनी को संबोधित किया। अब ये जो हैकाथॉन है ये इंडिया और जो आसियान कंट्रीज़ हैं उनको एक यूनिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा कि कैसे वो अपनी जो कॉमन प्रॉब्लम्स को उन्होंने आइडेंटिफाई करके रखा है उन्हें सॉल्व करेंगे। एंड अब ये कॉमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ये दो ब्रॉड थीम्स के तहत सॉल्व करेंगे। एक है ब्लू इकोनॉमी एंड दूसरा है एजुकेशन। इसके थ्रू, इस कोलैबोरेशन के थ्रू वो अपने शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग के थ्रू वो अपने आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को भी आगे बढ़ा सकते हैं। एंड साथ में ये जो हैकाथॉन होने वाला है ये इंडिया के 6 फंडामेंटल वर्च्यूज का एक प्रतीक होगा, हमारे 6 मौलिक गुणों का एक प्रतीक होगा, जो कि है सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति, समृद्धि और इनोवेशन, नवाचार। आइए देखते हैं कुछ और डिटेल इस हैकाथॉन के बारे में। ये जो आसियान इंडिया हैकाथॉन है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक इनिशिएटिव है। ये आपको याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव है। एंड ये जो आसियान इंडिया हैकाथॉन है इसे 1 से 3 फरवरी को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। एंड इसका जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो 4 फरवरी को किया जाएगा। एंड हम पिछली स्लाइड में देख ही चुके हैं कि ये 10 आसियान कंट्रीज और इंडिया के लिए एक बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी है। हम इकोनॉमिक और कल्चरल टाइज को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं बाय कोलैबोरेटिंग इन एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हमारा अगला आर्टिकल बजट 2021 से रिलेटेड है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की घोषणा की है। अब ये जो योजना है इसका उद्देश्य ये है कि भारत में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी केयर हेल्थ सिस्टम्स को और ज़्यादा डेवलप किया जाए। एंड ये जो स्कीम है ये सेंटर के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। एंड इसमें जो फंड एलोकेट किया गया है वो है 64,180 करोड़ रुपीस का, जो कि 6 वर्ष की अवधि के लिए अनाउंस किया गया है। एंड ये जो नई स्कीम है इसका उद्देश्य ये है कि 17,000 ग्रामीण और 11,000 शहरी हेल्थ केयर सेंटर्स को सपोर्ट किया जाए, उनको सहायता प्रदान की जाए। एंड साथ ही 602 डिस्ट्रिक्ट्स में क्रिटिकल हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स को स्टैब्लिश किया जाए। थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। इस स्कीम का एक फोकस ये भी रहेगा, जो कंट्री के एंट्री पॉइंट्स है वहाँ पर 17 न्यू पब्लिक हेल्थ यूनिट्स को ऑपरेशनलाइज करना। एंड साथ में जो 32 एयरपोर्ट्स, 15 सी पोर्ट्स एंड लैंड पोर्ट्स हैं उनमें जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हेल्थ यूनिट्स हैं उनको और ज़्यादा मॉडर्नाइज करना। एंड फाइनेंस मिनिस्टर ने 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में न्यूट्रिशनल आउटकम्स को इम्प्रूव करने के लिए एक मिशन पोषण 2.0 की भी घोषणा की। एंड अब देखते हैं पोषण अभियान के बारे में। पोषण अभियान का फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स ओवर आर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। इस स्कीम को 2018 में लॉन्च किया गया था। अब क्यों लॉन्च किया गया था, इसका एम ये था कि जो कंट्री में माल न्यूट्रिशनल, स्पेसिफिकली बच्चों में, प्रेग्नेंट महिलाओं में और जो स्तनपान करा रही उन महिलाओं में जो न्यूट्रिशनल गैप है उस प्रॉब्लम को संबोधित करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है बजट 2021 के वाटर सप्लाई स्वच्छ भारत मिशन 2.0 से रिलेटेड है। एंड ये स्पेशली अर्बन एरियाज के लिए है।
सो ये जो मिशन है इसे 5 सालों के लिए इम्प्लीमेंट किया जाएगा एंड इसके लिए जो टोटल आउटले है वो है 2.87 लाख करोड़ रुपीस का। एंड इसके बाद ये जो मिशन है इसका एम है कि पूरी कंट्री में जो वाटर सप्लाई है उसको और ज़्यादा बेहतर करना, इसको बेटर करना। एंड इस अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए जो फंड एलोकेट किया गया है वो है 1,41,687 करोड़ रुपीस का। एंड इसके बाद ये जो योजना है ये 5 साल के लिए इम्प्लीमेंट की जाएगी। एंड कब से शुरू होगी? ये होगी 2021 से शुरू। हमारा अगला आर्टिकल बजट 2021 के टैक्स से रिलेटेड है। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। अब 75 साल से ऊपर के लोगों के लिए कोई आईटी फाइलिंग नहीं की जाएगी, मतलब जिनको पेंशन मिलती है एंड अपने डिपॉजिटेड अमाउंट पर इंटरेस्ट पाते हैं उनके लिए कोई आईटी फाइलिंग नहीं की जाएगी। दूसरा पॉइंट ये कि कॉटन पर जो कस्टम ड्यूटी है उसे 0% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। एंड साथ में एक नए सेस को प्रपोज किया गया है, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस, जिसका मतलब है कृषि अवसंरचना और विकास उपकर। सो ये जिन जिन आइटम्स के लिए प्रपोज किया गया है उनको देखते हैं। ये किया गया है यूरिया, एप्पल, क्रूड सोयाबीन एंड सनफ्लावर ऑयल, क्रूड पाम ऑयल, काबुली चना और मटर, इनके लिए प्रपोज किया गया है। देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। सो जितने भी नायलॉन प्रोडक्ट्स हैं इस पर 5% की कस्टम ड्यूटी कर दी गई है। एंड जो नाफ्ता है उस पर टैक्स रिड्यूस करके ड्यूटी 2.5% कर दिया गया है। एंड सोलर इन्वर्टर्स पर और सोलर लैंटर्न्स पर जो ड्यूटी है वो काफ़ी बड़ी है। सो सोलर इन्वर्टर्स पर 5% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है एंड सोलर लैंटर्न्स पर 5% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। हमारा अगला आर्टिकल बजट 2021 के एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। सो कृषि के क्षेत्र में क्या क्या होगा वो जल्दी से देख लेते हैं। सो सबसे पहले एपीएमसी को अपने बुनियादी ढांचे को इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स को उपलब्ध कराया जाएगा। सो जिससे एपीएमसी और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। दूसरा पॉइंट ये कि 1000 और मंडियों को ENAM मार्केट में इंटीग्रेट किया जाएगा, एकत्रित किया जाएगा। एंड तीसरा पॉइंट ये कि चेन्नई, कोची और पारादीप सहित 5 मेजर फिशिंग सेंटर्स को डेवलप किया जाएगा। सो ये फिशिंग सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। एंड फोर्थ पॉइंट ये कि तमिलनाडु में एक मल्टीपर्पज सीवीड पार्क को स्टैब्लिश किया जाएगा, समुद्री शैवाल पार्क को स्टैब्लिश किया जाएगा। तो ये चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। हमारा अगला आर्टिकल है कि यूके ने हांगकांग के निवासियों के लिए एक स्पेशल वीज़ा स्कीम को शुरू किया है। सो ये यूके की जो स्पेशल वीज़ा स्कीम है ये हांगकांग के लाखों रेसिडेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि वो ब्रिटेन में माइग्रेट कर सकते हैं एंड इवेंचुअली उसके बाद ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये जो वीज़ा है ये उन लोगों को, हांगकांग के उन लोगों को इशू किया जाएगा जिनके पास एक ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज पासपोर्ट है एंड उनका एक इमीडिएट डिपेंडेंट भी है। हमारा अगला आर्टिकल है कि स्मृति ईरानी ने 8th इंडियन इंटरनेशनल सिल्क फेयर का शुभारंभ किया। सो ये जो मेला है इसे इंडिया का सबसे बड़ा रेशम मेला माना जाता है एंड ये 31 जनवरी से 4 फरवरी 2021 तक इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर एक छत के नीचे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और ये इंडियन इंटरनेशनल सिल्क फेयर जो है ये सिल्क और सिल्क ब्लेंड प्रोडक्ट्स के लिए एक सोर्सिंग फेयर का काम करता है और इसे ऑर्गेनाइज करता है इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के संरक्षण में करता है एंड इन सब को स्पॉन्सर करता है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखें तो इंडिया में सिल्क प्रोडक्शन की एक बहुत ही बड़ी हिस्ट्री है एंड साथ में ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है सिल्क का। एंड इंडिया एक लौती वर्ल्ड की कंट्री है जो कि सिल्क की चारों मेजर वेराइटीज़ का प्रोडक्शन करती है। सो वो 4 मेजर वेराइटीज़ हैं, मलबरी, एरी, तासर और मूगा। हमारा अगला आर्टिकल है कि गवर्नमेंट ने मित्रा स्कीम को लॉन्च करने की घोषणा की है। सो मित्रा का फुल फॉर्म है मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स। तो ये जो पार्क्स हैं ये स्कीम के तहत ये मदद करेंगे कि जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं वो और ज़्यादा ग्लोबली कंपेटिटिव हो पाएंगी, लार्ज इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट कर पाएंगी एंड साथ में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है एंड एक्सपोर्ट है इसको बढ़ावा देने में भी ये स्कीम मदद करेगी। एंड ये जो स्कीम है मित्रा इसे PLI स्कीम के साथ एडिशन में लॉन्च किया जाएगा। PLI स्टैंड्स फॉर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम एंड ये है स्कीम के तहत कि 3 सालों में 7 टेक्सटाइल पार्क्स को स्टैब्लिश किया जाएगा।
हमारा अगला आर्टिकल वर्ल्ड वेटलैंड डे से रिलेटेड है, जिसे 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये जो डेट है, इसी दिन में 1971 को रामसार कन्वेंशन को साइन किया गया था। ये रामसार कन्वेंशन की एनिवर्सरी को चिन्हित करता है। एंड इस कन्वेंशन को ईरान के रामसार में 2 फरवरी 1971 को साइन किया गया था। 2021 में ये रामसार कन्वेंशन की 50वीं वर्षगांठ है। ये 50वीं के कारण थोड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। एंड 2021 की थीम है वेटलैंड्स एंड वाटर। सबसे इम्पोर्टेंट ये डेट है 2 फरवरी 1971 और ये थीम है वेटलैंड्स एंड वाटर। थोड़ा और देख लेते हैं इंडिया और रामसार साइट्स के बारे में। कोई भी वेटलैंड साइट जो कि रामसर कन्वेंशन के अंडर में लिस्टेड है, उसे रामसर साइट कहा जाता है। और इंडिया रामसर कन्वेंशन का पार्ट है 1 फरवरी 1982 से। एंड इंडिया में टोटल 42 रामसर साइट्स हैं। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी में डायरेक्ट पूछा गया था कि कितनी साइट्स हैं। एंड और इंडिया की सबसे बड़ी रामसर साइट है चिलिका लेक। उड़ीसा की चिलिका लेक और राजस्थान का केवलादेव नेशनल पार्क, ये दोनों इंडिया के पहले रिकॉग्नाइज्ड रामसर साइट्स थे। एंड उत्तर प्रदेश में इंडिया की सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं, यहाँ पर 8 इंडियन वेटलैंड्स हैं। एंड रामसर कन्वेंशन को ही कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स कहा जाता है। इसे 1971 में यूनेस्को के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था एंड ये फोर्स में 1975 से आया है। ये जो 42 रामसर साइट्स हैं, इनके नाम और इनके बारे में हमें थोड़ा पता होना चाहिए, बिकॉज ये एसएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। रामसर साइट्स और यूनेस्को की कल्चरल हेरिटेज साइट, ये सारी। हमारा अगला आर्टिकल यूनियन बजट 2021-22 से रिलेटेड है। इस साल का यूनियन बजट हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी 2021 को पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 के तहत जो यूनियन बजट होता है, जिसे हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उस पर्टिकुलर ईयर के लिए एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स का एस्टिमेट होता है। ये जो यूनियन बजट है, ये 6 पिलर्स पर रेस्ट करता है। वो 6 पिलर्स हैं: हेल्थ एंड वेलबींग, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, समावेशी भारत के लिए समावेशी विकास, एंड मानव पूंजी का विकास करना, उसे और मजबूत करना, इनोवेशन एंड R&D, और न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। अब देखते हैं ये यूनियन बजट होता क्या है। यूनियन बजट 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फिनेंसेस हैं, उसका लेखा जोखा रहता है। एंड यूनियन बजट को क्लासिफाई किया गया है रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट में। जो रेवेन्यू बजट है, उसमें गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिसीट्स और एक्सपेंडिचर इंक्लूड होते हैं, जो कि 2 तरह के होते हैं, टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू। एंड जो कैपिटल बजट होता है, उसमें गवर्नमेंट के कैपिटल रिसीट्स और पेमेंट्स इंक्लूडेड होती हैं। हमारा अगला आर्टिकल एडवांटेज इंडिया नाम की बुक से रिलेटेड है, जिसको लिखा है अनिंद्य दत्त ने। महेश भूपति, सोमदेव देव वर्मन और एनरिको पेपरनो बहुत ही ज़्यादा अभिभूत थे इस बुक को देखकर कि किस तरह ऑथर अनिंद्य दत्त ने इस बुक में इंडिया की रिच टेनिस हिस्ट्री को उतारा है। एंड साथ में ये जो सिंगापुर बेस्ड अनिंद्य दत्त हैं, इन्हें इनकी क्रिकेट की किताबों के लिए जाना जाता है। एंड इन्होंने याद करते हुए बताया कि कैसे इंडिया के बेस्ट टेनिस प्लेयर्स के नाम रिवील करने के लिए उन्होंने 2 साल बिताए इस बुक को तैयार करने के लिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।